नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी। आप देख रहे हैं खबरों के साथ, मैं हूं रीनू। सबसे पहले हम खबर जहां पर जल्द जारी होगी उम्मीदवारों की सूची। न्यूज 18 पर कमलनाथ का एक्सक्लूसिव बयान, जहां पर 1-2 दिन में ही सूची जारी हो जाएगी। प्रत्याशियों के नाम पर मुकुल वासनिक से चर्चा हुई। उपचुनाव के ऐलान से पहले जारी होगी सूची। चुनाव से भागना चाहती है बीजेपी, कमलनाथ ने कहा, इसीलिए तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। जैसा कि कल चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इसके दौरान उन्होंने बिहार के चुनाव की तारीखों का ऐलान तो किया, लेकिन मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान उन्होंने नहीं किया और इसके चलते कमलनाथ ने निशाना साधा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ मेरे साथ। सर, 2 दिन दिल्ली में रहे, क्या उम्मीदवारों के नाम फाइनल हुए? उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई है और मैं सोचता हूँ कि आज कल में कुछ उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होगी। 13 सीटें हैं सर, बहुत ज्यादा काम नहीं करना, इसमें काफी हद तक तो काम होमवर्क आप करके आए हैं। काम हो चुका है, पर फिर भी जाति समीकरण देखना है, कार्यकर्ता क्या कहते हैं, पब्लिक क्या कहती है, इन सभी चीज़ों को सामने रखते हुए फैसला होता है। सर, बीजेपी ने अभी तक नहीं किए हैं, आप 15 सीटें घोषित कर चुके, तो आत्मविश्वास तो आपका पहले ही है, एक कदम आगे बढ़े हुए हैं। तो बीजेपी को बड़ी चिंता है, इसलिए उपचुनाव की कल घोषणा भी नहीं हुई। चुनाव से भागना चाहते हैं, पर मुझे विश्वास है कि चुनाव आयोग उनको चुनाव से भागने नहीं देगा। मैं तो चाहता हूं कि बीजेपी आके जनता को हिसाब किताब दे। जिन्होंने पार्टी छोड़ी है, जिन्होंने सौदे की सरकार बनाई है, नोटों की सरकार बनाई है, ये जनता के सामने आए। ये घोषणाओं से शिवराज सिंह तो झूठ बोलने से बाज नहीं आएंगे, और जिस तरह वह घोषणाएं कर रहे हैं नई योजनाओं की, पुरानियों का नाम निशान नहीं, नई की घोषणा कर दी। जितना बजट केंद्र सरकार का नहीं है, उससे ज़्यादा बजट की घोषणाएं तो इन्होंने मध्य प्रदेश में जहाँ चुनाव हो रहे हैं उसकी कर दी। तो ये चुनावी घोषणाएं साबित होंगी? ये चुनावी घोषणाएं, ये इनकी आदत है, इसलिए 15 साल के बाद जनता ने इन्हें घर बिठाया और ये घर बैठने की जगह सौदा करके फिर से कुर्सी संभाल ली। सर, एक अंतिम सवाल, कांग्रेस की जो दूसरी सूची और अंतिम सूची कब तक उम्मीद करें आ जाएगी? जल्दी आ जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई विवाद की बात नहीं है। घोषणा होने के बाद ही, चुनाव की घोषणा होने के बाद? नहीं, उसके पहले करेंगे। तो कमलनाथ साहब कह रहे हैं कि करीब करीब काम पूरा हो गया है, समीकरणों का ध्यान दिया जा रहा है, बहुत जल्दी दूसरी सूची भी जारी कर दी जाएगी। कैमरामैन कार्तिक के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़वी, न्यूज़ 18। तो पीसीसी चीफ कमलनाथ के आरोपों का जवाब बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने दिया है। उन्होंने कमलनाथ के बयान को हास्यास्पद बताया। राकेश सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग जब चाहेगा तारीखों का ऐलान करेगा। चुनाव आयोग जब ये समझेगा कि हमें इसकी तारीखें घोषणा करना है, तारीखें घोषित हो जाएंगी। उस पर किसी तरह का कांग्रेस के अनुसार तारीखों की सूची कोई जारी हो, ये पहले तब हुआ करता था जब केंद्र में कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, लेकिन आज चुनाव आयोग निष्पक्ष संस्था के रूप में काम कर रहा है। तो सुना आपने, यहाँ पर पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने बोला कि कमलनाथ जी का जो बयान है हास्यास्पद है। अब इलेक्शन कमीशन जब चाहेगा तब चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। ये तो जब होता था, जब कांग्रेस केंद्र में थी, तब होता था कि जब उनकी मर्जी चलती थी हर तरीके से, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। चुनाव आयोग जब चाहेगा तब मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। तो इस तरीके से जैसा आपने सुना है, पीसीसी चीफ कमलनाथ ने निशाना साधा बीजेपी पर, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी डर गई है और इस वजह से वो चुनाव से भागना चाहती है बीजेपी, इसलिए तारीखों का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। इसी का जवाब राकेश सिंह ने दिया है। तो जल्द उम्मीदवारों की नई सूची जारी होगी। पूर्व सीएम पीसीसी चीफ कमलनाथ न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में जानकारी दिए हैं कि जल्द ही 2 दिन में ही सूची जारी होगी। दिल्ली में तमाम मंथन हो चुका है और प्रत्याशियों के नामों पर मुकुल वासनिक से चर्चा हो चुकी है। उपचुनाव के ऐलान से पहले ही सूची जारी कर दी जाएगी। तमाम नाम तय हैं, कोई उसमें असमंजस नहीं है। और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता शरद जुड़ गए हैं। शरद, जिस तरीके से पीसीसी चीफ कमलनाथ आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव से भागना चाहती है बीजेपी, इसलिए तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन इलेक्शन कमीशन अलग चीज है, बीजेपी अलग चीज है,
हालांकि इसका जवाब भी दिया है राकेश सिंह ने। आपसे जानना चाहेंगे, सियासत में क्या ऐसा भी होता है कि जब जो केंद्र में बैठा है या जो प्रदेश में सत्ता में है, चुनाव आयोग उसके हिसाब से तारीखें तय करेगा? देखिए, कोई ये पहली बार नहीं है जब चुनाव आयोग पर इस तरीके से सवाल खड़े किए गए हों। ये वही कांग्रेस है जो जब चुनाव हुए थे तो उसके पहले ईवीएम को लेकर उनके नेता तमाम सवाल खड़े कर रहे थे। 2018 के जब विधानसभा के चुनाव हुए दिग्विजय सिंह समेत, लेकिन जब नतीजे आए तो फिर उसमें कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की सीटें थी वो ही ज़्यादा थीं। ऐसा जैसा मैंने कहा कि पहली बार नहीं है, और एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री ने यह मुद्दा उठाया है, तो फिर कहीं ना कहीं चुनाव आयोग हो सकता है कि इस पर जवाब दे। लेकिन राजनीतिक तौर पर इस बयान को कितना गंभीरता से लिया जाना चाहिए ये जनता भी तय करेगी, और कहीं ना कहीं जो चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली है वो भी अपने आप इस बात का जवाब देगी। जहां तक बात राजनीतिक तौर पर तैयारी की है, तो निश्चित ही कल इस बात की संभावना ये लग रही थी कि आचार संहिता, क्योंकि चुनाव आयोग पहले स्पष्ट कर चुका था कि जो चुनाव हैं वो 29 नवंबर से पहले करा लिए जाएंगे बिहार विधानसभा के साथ में। तो इस बात को लेकर कल ये संभावना थी कि जो आचार संहिता है वो मध्य प्रदेश में भी प्रभावी हो सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और फिर उन्होंने कहा कि 29 तक का वक्त है, तो 29 तक का को माना जा रहा है कि आचार संहिता प्रभावी हो सकती है। तो 3-4 दिन में कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव बीजेपी अपने पक्ष में कर लेगी और कांग्रेस को उसका क्रांतिकारी नुकसान हो जाएगा, ऐसा कहना शायद जल्दबाजी होगी। लेकिन फिर भी उन्होंने कोई सवाल उठाया है तो बीजेपी की ओर से उसका जवाब भी आया है। उन्होंने कहा कि ये गलत है इस तरीके से आरोप लगाना चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर। लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ी बात जो कमलनाथ ने कही है वो कांग्रेस की दूसरी लिस्ट को लेकर कही है कि आने वाले 2 दिनों में 2 या 3 दिन के भीतर जो सूची है वो दूसरी सूची जारी कर दी जाएगी, और जो इंतज़ार है प्रत्याशियों का वो खत्म हो सकता है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि रणनीतियाँ भोपाल से लेकर दिल्ली तक बन रही हैं। निशाने पर विपक्ष भी है, निशाने पर चुनाव आयोग भी है, और जनता इन सब के बीच में सब कुछ देख रही है। देखना होगा कि आखिरकार वो किसकी बातों पर कितना भरोसा करती है। बिल्कुल बिल्कुल शरद, और आप लगातार बने रहे लाइन पर। इसी बीच एक और अहम खबर है जहां पर उपचुनाव से पहले कोरोना वाली सियासत भी शुरू हो चुकी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान का कांग्रेस पर सैनिटाइजर वाला तंज। एमपी, बिहार, कर्नाटक सहित कई जगह चुनाव है, हमें कोरोना को देखते हुए आयोग के दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए, हाथ पूरी तरह सैनिटाइज कर साफ कर देना है। कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह है हाथ का पंजा, और इस हिसाब से समझा जा सकता है कि जो करारा तंज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। तो देखिए मेरे प्रिय दोस्तों, उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट के माध्यम से उन्होंने करारा तंज भी कसा। मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक सहित देश भर में कई जगह चुनाव होने वाले हैं, हमें कोरोना काल को देखते हुए चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का पूरा ध्यान रखना है, हाथ पूरी तरह सैनिटाइज कर साफ कर देना है। तो कोरोना वाली सियासत भी अब देखने को मिल रही है, और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने तंज कसा और साफ कहा कि जहां चुनाव है वहां पर हाथ को सैनिटाइज कर पूरी तरीके से साफ कर देना है। तो कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा है, और जैसा कि कोरोना काल में कहा जा रहा है कि आप अपने हाथ बार बार धोएं और सैनिटाइज करते रहें ताकि कीटाणु हाथ में ना रह जाएं। और संवाददाता शरद लगातार बने हुए। शरद, कोरोना वाली सियासत अब देखने को मिल रही है, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया है, तो ये तो बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है कि केंद्रित है कांग्रेस के ऊपर कि हाथ पूरी तरीके से साफ कर देना है। देखिए, बिल्कुल जो बात हम कर रहे थे कि भले ही तारीखों का ऐलान कुछ बढ़ गया हो, लेकिन सियासत पूरे चरम पर है और दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप के जो दौर हैं वो चल रहे हैं। कहीं कहीं तो भाषा की जो मर्यादा है वो गिरती हुई भी नजर आई, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये जो ट्वीट है वो सियासी तौर पर निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि कहीं पर निगाहें हैं और निशाना कहीं और लगाना चाह रहे हैं, और उसमें जो कोरोना है उसको भी अब सियासी तौर पर हथियार बना लिया जाएगा। ये भी एक अपने आप में दिलचस्प बात है, और हो सकता है कि आने वाले वक्त में जब कोरोना की गाइडलाइंस को लेकर और भी कई तरीके के बयान सामने आए, निश्चित तौर पर कांग्रेस भी इसका काउंटर करेगी। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साधन तो बनाया है कोरोना को लेकर, जो गाइडलाइन चुनाव आयोग ने कल दी उन गाइडलाइंस का कहा है कि पालन करना है, लेकिन इसी बीच में उन्होंने आखिरी लाइन में 2 इन्वर्टेड कॉमा के बीच में 2 शब्द लिखे हैं जिसमें लिखा है कि हाथ को साफ करना है।
तो इस हाथ को साफ करना कहीं ना कहीं उनके राजनीतिक कटाक्ष के तौर पर देखा जा रहा है जो उन्होंने कांग्रेस के ऊपर साधा है। शरद, आपको रोकना चाहूंगी मैं। कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव जी जुड़ गए हैं। अजय जी, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा है कि सब कुछ साफ कर देना है, यानी कि हाथ पूरी तरह सैनिटाइज कर साफ कर देना है। और सीधे तौर पर समझ में आ रहा है कांग्रेस पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो हाथ का पंजा है और सीएम ने वही तंज कसा है। क्या कहेंगे आप? देखिए रेणु जी, मध्य प्रदेश में जिस तरह के हालात हैं, 1.25 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमित हैं, 2500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई कोरोना की वजह से। उसके बाद प्रदेश के मुखिया इस तरह के जुमले दे रहे हैं, कोरोना के नाम पर मजाक कर रहे हैं। अगर उन्होंने कोरोना से लड़ने के लिए व्यवस्था बनाई होती तो इस तरह के जुमले नहीं देना पड़ते। उन परिवारों के जन्म के जख्मों पर नमक छिड़कने वाली बात है, जिनके परिवारों में मौत हुई है ऑक्सीजन की कमी से, कोरोना के इंजेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं मरीजों को, और ऐसे समय में मुख्यमंत्री जी इस तरह के मजाक कर रहे हैं, जुमले दे रहे हैं, निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी तो एक राजनीतिक दल है। प्रदेश की जनता का दुर्भाग्य है कि कोरोना काल में भाजपा की सरकार बन गई। अगर कमलनाथ जी मुख्यमंत्री होते तो आज इस तरह के हालात नहीं होते, कोरोना संक्रमण नियंत्रण में होता और लोगों को सभी तरह की व्यवस्थाएं मिल रही होती। लेकिन और एक तरफ बीजेपी कहती है अजय जी कि यहाँ पर जब कोरोना की शुरुआत हो रही थी प्रदेश में, तब पूर्व सीएम कमलनाथ यहाँ पर बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे थे, यहाँ पर बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा था बॉलीवुड का। अब इन सारी चीजों में व्यस्त थे और कोरोना पर ध्यान ही नहीं दिया, और आप कह रहे हैं कि शिवराज सिंह मुख्यमंत्री इस वक्त और इस वजह से कोरोना ज्यादा फैला है। लेकिन ये तो पूरे भारत देश में है ना जी। जिस वक्त तक हमारी सरकार थी प्रदेश में, 20 मार्च के बाद मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण का पहला मामला आया। उसके बाद भी हमारी सरकार ने फरवरी के आखिरी हफ्ते में आईफा को रद्द कर दिया। 10 मार्च को सभी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम मध्य प्रदेश में प्रतिबंधित करे, और उसके अतिरिक्त उस समय जब भाजपा की सरकार नहीं बनी थी तो शिवराज सिंह चौहान कहते थे कोरोना नहीं है। कमलनाथ क्या ज्योतिषी बन गए हैं जो कोरोना की भविष्यवाणी करने लगे हैं जब हम उपाय करते थे? और वही लापरवाही अब दिखाई देने लगी है, वही लापरवाह लोग सत्ता में बैठ गए हैं, तो प्रदेश की जनता की जान जोखिम में पड़ी हुई है, लेकिन जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। फिलहाल तो इस वक्त बीजेपी पूरी तैयारी कर रही है। अक्सर ही देखा जाता है अजय जी, आपको भी मालूम है कि जो पार्टी सत्ता में होती है उसका प्रभाव ज्यादा जनता के बीच में देखने को मिलता है। कई सारे चुनाव के पहले घोषणाएं भी कर सकते हैं और वो कर ही रहे हैं। तो कहीं ना ऐसा तो नहीं कि जो उपचुनाव आ रहा है उसमें बीजेपी हावी हो जाए कांग्रेस के ऊपर इस बार? तो कांग्रेस की क्या तैयारी चल रही है? देखिए रेणु जी, मध्य प्रदेश की जनता समझ चुकी है। एक तरफ एक ऐसी पार्टी जिसने काम किया और एक तरफ एक ऐसी पार्टी जिसने 15 साल तक जुमले दिए, झूठी घोषणा की और अब फिर उपचुनाव के पहले झूठी घोषणाएं कर रहे हैं। एक तरफ प्रदेश के बजट में कटौती की जा रही है, अधिकारी कर्मचारियों के इंक्रीमेंट रोके गए, कन्याओं की कन्यादान राशि कम की गई, और दूसरी तरफ उपचुनाव वाले क्षेत्रों में हजारों करोड़ की घोषणाएं। कोरोना के इलाज के लिए आईसीयू बेड की संख्या नहीं बढ़ाई गई। ऑक्सीजन की उपलब्धता जो हमारे प्रदेश में 40 टन थी वो आज भी 40 टन है, जबकि कोरोना के समय में 200 टन ऑक्सीजन की आवश्यकता है। लेकिन सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की। वेंटिलेटर केवल 300 उपलब्ध है, 45 चलिए हमारे साथ संवाददाता शरद भी जुड़े हुए हैं। शरद, जैसा कि आप सुन रहे हैं अजय जी कई सारी खामियां गिना रहे हैं कि कोरोना के वक्त में किस किस तरीके की परेशानियां खड़ी हो रही हैं। ऑक्सीजन की कमी प्रदेश में समझ में आ रही है कि कई जगह देखा गया है कि मरीज काफी सीरियस कंडीशन में गए हैं और कुछ मरीजों की मौत भी ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई है। तो क्या एक बड़ा कारण होगा यहाँ पर बीजेपी को वोट नहीं देने का? देखिए, ऑक्सीजन कितना मुद्दा बनेगा वोट ये देखना होगा, क्योंकि ये राजनीतिक तौर पर कांग्रेस के आरोप हैं। निश्चित तौर पर अगर बीजेपी के कोई सहयोगी हमारे साथ जुड़े होते तो वो उनका जवाब उसी अंदाज में देते। लेकिन तथ्यों के आधार पर जो बात है वो ये बात तो तय है कि जब से मरीजों की संख्या बढ़ी है तो फिर ऑक्सीजन की जो उपलब्धता है उसको भी बढ़ाने की बात की गई थी। और बीच में ये बात भी सामने आई
कि कहीं ना कहीं जो ऑक्सीजन है उसकी शॉर्टेज हो सकती है आने वाले वक्त में। शरद, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल जी भी जुड़ गए हैं। रजनीश जी, अभी हमारी बात हो रही है अजय यादव जी से, जिनका ये कहना है कि प्रदेश में जब से बीजेपी की सरकार आ गई है उसके बाद से कोरोना फैल गया है, वरना जब कांग्रेस थी तो उस वक्त कोरोना बिल्कुल काबू में था, और यदि कांग्रेस की सरकार होती तो कोरोना इतना नहीं फैलता जितना आज फैल चुका है। कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ये सबको पता है और कई बार इस पर जरह भी हो चुकी है, आप मीडिया के चैनल्स पर भी हो चुकी है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन थी 17 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक, जिस दिन जो जो करना था वो नहीं किया। जिस दिन हेल्थ मिनिस्टर, सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उस दिन ये जो हीरोइन है उनके साथ में फोटो सेशन कर रहे थे कमलनाथ जी मिंटो हॉल में। तो मैं उस जराये में नहीं जाना चाहता, क्योंकि ये अगर मैं डेट वाइज जाऊंगा तो उनकी पोल और खुल जाती है कि डेडिकेटेड हॉस्पिटल तक तय नहीं कर पाए थे, ये पीपीई किट नहीं बुलवा पाए थे, ये तमाम प्रकार की जो बंदोबस्त करने चाहिए थे वो नहीं कर पाए थे। और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से लगातार केंद्र सरकार ने गाइडलाइन दी हुई थी, डे बाई डे वीडियो कॉन्फ्रेंसेज होती थी। लेकिन इनके जो शासित राज्य हैं वो तो है ना, छत्तीसगढ़ में और रायपुर में क्या हालात हैं आप तो बहुत बखूबी जानते हैं, वहां की खबरें भी आप दिखाते हैं जी। महाराष्ट्र के क्या हाल हैं जहां ये संगी साथी हैं, पंजाब के क्या हाल हैं जहां ये सरकार में हैं। तो मुझे लगता है अगर जहां ये इनके संगी साथी और जहां ये स्वयं सरकार में है वहां कोरोना, आज सबसे ज्यादा 40% मौतें महाराष्ट्र में हुई हैं जहां इनके संगी साथी के साथ ये सरकार में है जी। छत्तीसगढ़ के हालात आप लोगों से छिपे नहीं हुए, मध्य प्रदेश से भी छिपे नहीं हुए, क्योंकि आप चैनल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का साथ में दिखाते हैं, खबरें हम आए दिन देख रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ज्ञान देने से पहले ये समझ लेना चाहिए कि इनकी जिम्मेवारी, जनता के प्रति प्रतिबद्धता कितनी रही है, ये उजागर हो चुकी है। ये जो दावे कर रहे हैं आप भी और अजय जी, देखते हैं कि उपचुनाव के दौरान जनता किसको कितना साथ देती है। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। साथ ही शरद, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और यहाँ पर ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है खबर भोपाल से, जहां एमपी में पटवारी होंगे हाईटेक, पटवारियों को दिए जाएंगे लैपटॉप। राजस्व मंत्री गोविंद राजपूत का बयान, जहां पटवारियों को लैपटॉप मिलेगा। एमपी में 17,000 हैं पटवारी और पहले चरण में 4,000 पटवारियों को लैपटॉप दिया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर एमपी में पटवारी अब हाईटेक काम करेंगे, यानी कि पटवारियों को लैपटॉप दिया जाएगा। राजस्व मंत्री गोविंद राजपूत का बयान। आपको बता दें कि पहले भी लैपटॉप दिए जाने की बात कही गई थी, और कई सारे ऐसे सेक्टर्स हैं गवर्नमेंट जहां पर लोगों को टैबलेट दिए गए हैं, तो लैपटॉप मिलेगा। एमपी में 17,000 हैं पटवारी, पहले चरण में 4,000 पटवारियों को लैपटॉप वितरित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में पटवारियों को हाईटेक बनाने की कवायद शुरू हो रही है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी हैं। गोविंद सिंह राजपूत जी, क्या तैयारी है और किस तरीके से काम को और बेहतर करने का आपने कदम उठाया है? देखिए, मध्य प्रदेश में मैं ही नहीं, मैं समझता हूँ देश में पटवारी एक बहुत बड़ा अंग होता है। पटवारी से ही हर चीज़ शुरू होती है, और पटवारी हमारे मॉडर्न बने, स्मार्ट बने, आज के ज़माने के साथ चलें, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम उनको आधुनिक युक्त बनाएं। उसके लिए हमने सारे पटवारियों के लिए लैपटॉप देने की शुरुआत की है। इसकी बहुत पहले शुरुआत मैंने सागर और छिंदवाड़ा से की थी, लेकिन आज मुझे खुशी है कि हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का ये आदेश है कि सारे प्रदेश के पटवारियों के लिए लैपटॉप दिए जाएं। तो आज मुख्यमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की है, और अब सारे पटवारी लैपटॉप युक्त होंगे, स्मार्ट होंगे, और किसानों को, आम जनता को इससे होने वाली परेशानी से निजात मिलेगी। पटवारियों की कुछ और भी मांगे हैं, मसलन उनके पद भरे जाना, कुछ और भी उनकी समस्या, उन पर भी क्या सरकार इसी तरीके से तेज़ी से फैसले लेगी, और जो पद खाली हैं उनकी और जो समस्याएं उनको दूर करने का काम? पद जो खाली हैं वो भरे जा रहे हैं, बहुत तो भरे चुके हैं। मैं समझता हूँ 9,000 स्थान भरे गए हैं। कहीं कहीं कुछ शिकायत है, कहीं कुछ विसंगतियाँ हैं, उन पर भी जल्दी ही मैंने अधिकारियों से कहा है कि इसको देखें और जल्दी से सुलटाएं, ताकि लोग परेशान ना हो सकें। ये है गोविंद सिंह राजपूत जो इस वक्त हमसे बात कर रहे थे, और उनका साफ तौर पर कहना है कि जो पटवारी हैं अब उनको भी लैपटॉप दिए जाएंगे, और उस लैपटॉप से उनके काम को और बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ सरस श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल।
और इस वक्त की एक बड़ी खबर, जहां ड्रग्स मामले में दीपिका का बड़ा कबूलनामा, जहां दीपिका के बड़ा कबूलनामा है, ड्रग्स चैट माना उन्होंने, कोको क्लब की बात को भी उन्होंने स्वीकारा है और अभी भी लगातार दीपिका से पूछताछ चल रही है। सारा भी पहुंची है, श्रद्धा भी पहुंची है और कई सारे जो कनेक्शन आसपास बताए जा रहे थे उनके बारे में भी पूछताछ हुई है, जिसमें उन्होंने कबूला है कि हाँ उन्होंने चैट की है। तो दीपिका के कबूलनामे के चलते ये साफ हो गया है कि जो चैट दिखाई जा रही थी वो सच है। कोको क्लब की बात को भी उन्होंने स्वीकारा है। तो आप देखिए, कुछ देर पहले दीपिका पहुंची हुई थी एनसीबी दफ्तर, जहां पर उनसे पूछताछ हो रही थी। नारकोटिक्स विभाग ने लगातार सवालों की झड़ी लगाई और इस दौरान उनके कई सारे जो तार हैं जहां से वो ड्रग्स बुलवाती थी या फिर जो चैट्स के माध्यम से जो कोड में वो बात कर रही थी, ये तमाम चीजों के बारे में पूछा गया। तो उन्होंने कबूला है कि हाँ उनकी वो चैट है और साथ ही श्रद्धा कपूर को भी बुलाया गया है। जिया से उनके किस तरीके से रिश्ते थे, कैसे उनसे पहचान थी और रिया से उनकी कैसे पहचान थी, कैसे रिश्ते थे, ये तमाम चीजें। और साथ ही सारा को भी बुलाया गया है। सारा से भी पूछताछ की जा रही है कि जब छिछोरे फिल्म की शूटिंग हो रही थी तो उस दौरान बहुत बार वे उनके फार्म हाउस पहुंची थी सुशांत के, और ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है कि सुशांत जब से इन सब के संपर्क में आए थे उसके बाद से उन्होंने ड्रग्स लेना ज्यादा शुरू कर दिया था। ऐसा रिया ने अपने बयान में कहा है। तो उसके बाद से, रिया के बयान के बाद से ही सभी लोगों से पूछताछ की जानी है और ये पूछताछ अभी चल रही है और भी कुछ लोगों को बुलाया जा सकता है। नारकोटिक्स विभाग लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। दीपिका पादुकोण से पूछताछ हो रही है और साथ ही श्रद्धा कपूर, सारा अली खान से भी पूछताछ चल रही है। साथ ही करिश्मा का नाम भी यहाँ पर सामने आ रहा है। पूछा जा रहा है कि आपसे करिश्मा के कैसे रिश्ते हैं और कोको क्लब के बारे में उन्होंने बिल्कुल कबूल किया है कि हाँ वो कोको क्लब ज्वाइन की हुई हैं और यहाँ पर उनका आना जाना लगा रहता है। यानी कि एक बात साफ है कि दीपिका ड्रग्स लेती हैं कि नहीं लेती। उनके कबूलनामे से 99% ये साफ हो जाता है कि वो ड्रग्स लेती हैं। हालांकि इस पर वो हाँ जरूर नहीं बोली अभी तक कि हाँ वो ड्रग्स लेती हैं, लेकिन उन्होंने चैट को जरूर स्वीकार किया है कि उनकी वो चैट है और कोको क्लब से वो जुड़ी हुई है।